दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का प्रैक्टिस सेट, जो टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 5। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है। देखिए, प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन देखिए, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो आपको बताना है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अवधि कितनी है। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि जो है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये सही है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर बना होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आप जानते हैं। और ये वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो होता है। इसके अलावा अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। तो याद रखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो अवधि होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान राज्य के लिए सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई थी। ऑप्शन है वर्ष 1916 में, 1939 में, 1940 में या फिर 1941 में। तो सही उत्तर है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान राज्य बनाने के लिए सर्वप्रथम आवाज़ 1940 में उठाई थी। और आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका यानी बांग्लादेश में की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में था। और भारत शासन अधिनियम 1909 से जो पार्लियामेंटो सुधार था उसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान हुआ था। यहीं से पाकिस्तान के निर्माण का बीजारोपण माना जाता है। पाकिस्तान जो शब्द है या पाकिस्तान नाम है, इसका प्रतिपादन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली को माना जाता है। उसने अपने लेख नाउ आर नेवर में पाकिस्तान का उल्लेख किया था। दोस्तों, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा जिसको कि पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान राज्य के लिए सर्वप्रथम आवाज़ 1940 में उठाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। देखिए, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति ये बड़ी समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। विभाग से संबंधित अस्थायी समिति, इसमें सदस्यों की संख्या 45 होती है। और लोकसभा की व्यवस्था समिति जो होती है इसमें 15 सदस्य होते हैं। तो इस आधार पे जब आप सही ऑप्शन चूज करेंगे तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2, 4, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की आकस्मिकता निधि को किसके अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन है आपके वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वाणिज्य मंत्री। तो सही उत्तर है, भारत की जो आकस्मिकता निधि है या आकस्मिक निधि है वो राष्ट्रपति के अधीन रखी गई है। और अनुच्छेद 267 के अनुसार अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए संसद भारत के आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। ये निधि भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के द्वारा स्थापित किया गया है, जो राष्ट्रपति के अधीन रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय संविधानेतर है। ऑप्शन है आपके वित्त आयोग, अंतर राज्य परिषद, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग और योजना आयोग। दोस्तों, योजना आयोग जो है एक संविधानेतर निकाय है और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प पारित करके किया था। दोस्तों, योजना आयोग का भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसको एक संविधानेतर संस्था माना जाता है।
दोस्तों, योजना आयोग एक सलाहकारी संगठन था और अब योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से मोदी सरकार ने नीति आयोग की स्थापना या नीति आयोग का गठन किया है। तो वित्त आयोग, अंतर राज्य परिषद, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, ये तीनों संवैधानिक संस्थाएं हैं। योजना आयोग गैर संविधानिक या संविधानेतर निकाय है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। तो ये हमको ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका उत्तर जानते हैं, रटा हुआ है आपको, कई बार हमने प्रैक्टिस सेट में और ऐसे क्वेश्चन के रूप में बताया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पे है। ये के.टी. शाह का कथन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, देखिए, के.टी. शाह का कहना है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हैं, ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, यानी ये राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है, बल्कि राज्य अपनी नीतियों के निर्माण में इनका या नीति निदेशक तत्वों का ध्यान रखेंगे, ऐसा संविधान में वर्णित है। दोस्तों, प्रोफेसर के.सी. वीयर इसको नीति निदेशक तत्वों को उद्देश्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र मानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? ये टॉपिक आप जब पढ़ते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, वहाँ पे आपको मिलेगा। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर कनाडा का संविधान। तो सही उत्तर है दोस्तों कि भारत के संविधान ने प्रत्येक देश से या अन्य संविधानों से कुछ न कुछ अवश्य लिया है, लेकिन भारत का संविधान सबसे अधिक ऋणी भारत शासन अधिनियम 1935 का है। दोस्तों, 1935 के अधिनियम की लगभग 200 से अधिक धाराओं को उसी तरह अथवा थोड़े बहुत संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया है और 1935 के अधिनियम से ही दोस्तों केंद्र सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान भी लिया गया है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन थे? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैबिनेट मिशन योजना ये 1946 में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टिफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे। तो सही उत्तर है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टिफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत में क्या परिवर्तन हुआ था या कौन सी नई चीज़ व्यवस्था स्थापित हुई थी, तो आपको बताना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन था? देखिए, सब ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का काम बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। बी.आर. अंबेडकर के अलावा इसमें 6 सदस्य और थे। एन. गोपालास्वामी अयंगर, ए.के. अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव जो कि बी.एल. मित्र के स्थान पे आए थे और टी.टी. कृष्णमाचारी डी.पी. खेतान की मृत्यु पे। दोस्तों, संविधान निर्माण में ये समिति यानी प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इसने संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। भारत के संविधान प्रारूप या संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका के महत्व को देखते हुए इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम का लेखक कौन है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपनी इस कृति में इन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का समग्र वर्णन किया है और ये पुस्तक 1959 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। देखिए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जे.एल. नेहरू, एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर और एम.के. गांधी। तो सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर।
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना अगस्त 1936 में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा की गई थी और इन्होंने इसके माध्यम से ब्राह्मणवाद पूंजीवादी संरचना में बदलाव करना चाहते थे ताकि समाज में जाति व्यवस्था के कारण हो रहे अत्याचार को कम किया जा सके और शोषित पिछड़े दलित वर्गों को भी जो है समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के लिए चुनाव कब आयोजित कराए गए थे? तो सही उत्तर है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के लिए संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और निर्वाचन के लिए क्या हुआ था कि प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर है, कैबिनेट मिशन योजना के लिए संविधान सभा का जो गठन होना था संविधान निर्माण के लिए, उसके लिए चुनाव जुलाई 1946 में आयोजित कराए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हंटर कमेटी किससे संबंधित था? ऑप्शन है 1857 के विद्रोह से, 1896-97 के अकाल से, जलियांवाला बाग से या बंगाल विभाजन से। तो दोस्तों हंटर कमेटी रिपोर्ट जलियांवाला बाग से संबंधित है और आप जानते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया गया था। इस आयोग में 8 सदस्य थे जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। तो इस प्रकार देखिए, हंटर कमेटी की रिपोर्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नेहरू समर्थक थे, तो इसमें जो विचारधाराओं हैं उनका नाम दिया गया है पूंजीवाद के, साम्यवाद के, लोकतांत्रिक समाजवाद के या अराजकतावाद के। आपको बताना है कि नेहरू इनमें से किस विचारधारा के समर्थक थे। तो उत्तर है लोकतांत्रिक समाजवाद या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दोस्तों नेहरू की आर्थिक नीति जो थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करते थे जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों का अस्तित्व होता है। दोस्तों इनका मानना था कि नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे संपूर्ण समाज को लाभ हो और इन्हें गिने चुने लोगों को लाभ न हो। नियोजन या प्लानिंग का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ संपदा में समानता लाने पर होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक समाजवाद जो व्यवस्था है दोस्तों, इसके नेहरू समर्थक थे। अगला प्रश्न है कि सामाजिक आंदोलन और उनकी श्रेणी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है सुमेलन आपका सही नहीं है। तेभागा आंदोलन किसान आंदोलन था, ये सही है। सतनामी आंदोलन जनजातीय आंदोलन, ये सही नहीं है क्योंकि सतनामी आंदोलन सामाजिक आर्थिक विषमता से संबंधित आंदोलन है। इसके अलावा चिपको आंदोलन पर्यावरणीय आंदोलन है जो पेड़ों को कटाई से रोकने के लिए किया गया था और निर्भया आंदोलन नारीवादी आंदोलन है। तो सही उत्तर है, सही सुमेलित या त्रुटिपूर्ण युग्म जो नहीं है वो है सतनामी आंदोलन जनजातीय आंदोलन, क्योंकि सतनामी आंदोलन जनजातीय आंदोलन नहीं बल्कि जो है एक सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने का आंदोलन था और गुरु घासीदास ने अपने समय की सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण और जाति भेद को समाप्त करके मानव को एक करने का संदेश सतनामी आंदोलन के द्वारा दिया था। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है वे धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं, ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है M.K. गांधी। दोस्तों गांधी जी का मानना है कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वे धर्म का अर्थ ही नहीं जानते, क्योंकि गांधी जी ने धर्म का व्यापक अर्थों में प्रयोग किया। वो राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे और इसकी प्रेरणा उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले से मिली, जो कि आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक ये तीनों अभिव्यक्तियां गांधी जी के लिए एक ही अर्थ का संकेत देती हैं और धर्म को उन्होंने कभी भी जो है संकीर्ण अर्थों में नहीं लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या 12 है। याद कर लीजिए, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों जो है मंडल के निर्माण में हैं। बिजुगीस, उसके मित्र, शत्रु, मध्यम और उदासीन के सहयोग से 4 मंडलों या समूहों का निर्माण होता है और इन चारों मंडलों के संयोग से एक बृहद राज्य मंडल बनता है। प्रत्येक मंडल में 3-3 राज्य होते हैं। इस प्रकार बृहद राज्य मंडल में कुल 12 राज्य होते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? ऑप्शन है एक्टन, आयरन, कार्ल पॉपर या लास्की। तो सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मार्क्सवाद को युग का भ्रम आप जानते हैं कि लॉर्ड एक्टन ने कहा था, और यह ब्रिटेन का प्रसिद्ध इतिहासकार और राजनीति वैज्ञानिक था। देखिए, कार्ल पापर एक विचारक है दोस्तों। इसने मार्क्सवाद को खुले समाज या मुक्त समाज का दुश्मन कहा है। उसकी पुस्तक का नाम है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज। दोस्तों, कार्ल पापर जो है ये प्लेटो, हीगल और मार्क्स को मुक्त समाज या खुले समाज के दुश्मन मानता है, लेकिन मार्क्सवाद को युग का भ्रम लॉर्ड एक्टन ने कहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये किसने कहा है? तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। दोस्तों, मार्क्स के अनुसार अब तक का जो भी इतिहास ज्ञात है वो केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष की भूमिका जो है वो मानता है कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, और कहता है कि समाज में हमेशा से दो वर्ग रहे हैं, एक वर्ग जिसके पास साधन है और दूसरा जिसके पास साधन नहीं है। और मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मजदूर समाज की बागडोर या मजदूर लोग समाज की बागडोर नहीं संभाल लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? ऑप्शन है हीगल, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर और टी.एच. ग्रीन। तो सही उत्तर है दोस्तों कार्ल मार्क्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का मानना था कि राज्य का उदय जो है वो वर्ग विभेद के कारण हुआ है, और राज्य संस्था हमेशा ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती है, और राज्य केवल ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। दोस्तों, एंगेल्स जो मार्क्स का सहयोगी था उसने कहा है कि राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है, और प्रत्येक अवस्था में इसने शोषित वर्ग को दबाए रखने का कार्य किया है। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? तो उत्तर है कार्ल मार्क्स। दोस्तों, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण कृति है, और इस पुस्तक को मार्क्सवाद की बाइबिल कहा जाता है। ये रचना पूंजीपतियों द्वारा उनकी शोषणकारी नीतियों की आलोचना पर आधारित है। दोस्तों, मार्क्स ने कहा है कि दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए संसार और खोने के लिए केवल जंजीरें मात्र हैं। तो ये दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी, जिसको शार्ट में लिबर्टी कहा जाता है, ऑन लिबर्टी। दोस्तों, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है जे.एस. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है ऑन लिबर्टी, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, इस पुस्तक में मिल के द्वारा स्वतंत्रता की नकारात्मक संकल्पना प्रस्तुत की गई है, और मिल स्वतंत्रता को व्यक्तिपरक और विकास का पूरक मानते थे। उनका कहना है कि व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी है। दोस्तों, मिल कहते हैं कि व्यक्ति के कार्य दो तरह के होते हैं, एक स्व विषयक कार्य और दूसरे पर विषयक कार्य जो दूसरों से संबंधित होते हैं। दोस्तों, ऑन लिबर्टी या पूरा नाम है ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी, इसके लेखक जे.एस. मिल हैं। अगला प्रश्न है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, न कि इच्छा का, जो कि संप्रभ होती है, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन है आपके हाब्स, बोदा, रूसो या ऑस्टिन। तो सही उत्तर है दोस्तों रूसो। रूसो ने अपने रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हाब्स के लेवायथन के समान सामान्य इच्छा को संप्रभुताधारी बना दिया है, और उसके अनुसार शासन सत्ता में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इच्छा जो कि राज्य की सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है उसका स्थानांतरण संभव नहीं है। दोस्तों, रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसका उद्देश्य जो है, एक तो वो सामान्य इच्छा कहता है कि व्यक्ति की ऐसी इच्छाओं का योग होता है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत हित न होकर सामूहिक या जनहित या जनता का कल्याण होता है। तो वो कहता है कि शक्ति का स्थानांतरण तो हो सकता है, लेकिन इच्छा का नहीं जो संप्रभु होती है। अगला प्रश्न है, सहिष्णुता पर 4 पत्र किसने लिखे हैं? ऑप्शन है हाब्स, लाक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। तो सही उत्तर है जॉन लाक। दोस्तों, सहिष्णुता पर 4 पत्रों की रचना जॉन लाक के द्वारा की गई है।
दोस्तों लेटर्स ऑन टोलरेशन, इस तरह के जो है फर्स्ट लेटर या टोलरेशन, सेकेंड लेटर ऑन टोलरेशन, तो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेटर्स ऑन टोलरेशन ये जॉन लॉक की रचना है। जॉन लॉक ने समाज में सहिष्णुता और सद्भाव पर जोर दिया है ताकि समाज में एकता और सद्भाव कायम रहे। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बहुत ही आसान सा मिलान है। देखिए, सामान्य इच्छा या जनरल विल रूसो के द्वारा प्रतिपादित है। असीम संप्रभुता या निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन थॉमस हॉब्स ने किया है। सीमित सरकार दोस्तों जॉन लॉक का प्रतिपादन है। और नव राजनीति विज्ञान ये मैकियावेली का जो है दर्शन है। तो कुल मिलाकर सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो के द्वारा प्रस्तुत किया गया, असीमित संप्रभुता हॉब्स के द्वारा, सीमित सरकार या संवैधानिक सरकार की स्थापना लॉक के द्वारा की गई है, और नए प्रकार के राजनीतिक चिंतन का विकास मैकियावेली से हुआ है। इसलिए मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन था? ऑप्शन है आपके बेंथम, मार्क्स, रूसो या फिर लॉक। तो सही उत्तर है दोस्तों जॉन लॉक संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता था। दोस्तों लॉक इस तर्क का जन्मदाता है कि संपत्ति जो है व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक श्रम से उत्पन्न करता है, इसलिए संपत्ति पर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। और लॉक का मानना है कि संपत्ति प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व में विद्यमान है और प्रकृति के उपादान स्वयं में संपत्ति नहीं है। और जब व्यक्ति प्रकृति में या किसी भी चीज़ में, प्रकृति में उपलब्ध किसी चीज़ में अपना श्रम मिला देता है तो संपत्ति उत्पन्न होती है। इसलिए संपत्ति व्यक्ति का उत्पाद है। तो इसे लेबर थियरी ऑफ वैल्यू कहते हैं और इसका प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, लेवायथन जो कि थॉमस हॉब्स की रचना है। लेवायथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है। यह हॉब्स की लेवायथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है प्रोफेसर ओकशाट। दोस्तों ओकशाट के अनुसार हॉब्स का लेवायथन सबसे अधिक ही नहीं बल्कि केवल एकमात्र राजनीतिक ग्रंथ है जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो ओकशाट का कथन है कि लेवायथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, सेबाइन का कहना है कि अंग्रेजी भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिक उत्पन्न किए हैं उन सब में हॉब्स संभवतः महानतम है। इसके अलावा वाहन, एक विचारक है वाहन जो कि हॉब्स का कट्टर विरोधी है, वो कहता है जहाँ तक राजनीतिक चिंतन के विकास का प्रश्न है लेवायथन एक प्रभावहीन और परिणामहीन यानी निष्फल ग्रंथ रहा है। और क्लेरेंडन ने दोस्तों हॉब्स की लेवायथन को या हॉब्स की कृति को यह कहते हुए जला दिया था कि इससे ज़्यादा राज्य विरोधी बात मैंने कहीं नहीं देखी है। अगला प्रश्न है, हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया था वो कौन सा सिद्धांत था? ऑप्शन है तर्क, दैवी अधिकार, गति या निरंकुशता। तो सही उत्तर है दोस्तों हॉब्स ने दैवी अधिकार की आलोचना की थी। दोस्तों हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता किया जिसके अनुसार अराजकता का अंत करके एक राज्य का निर्माण किया जाता है। तो हॉब्स का जो समझौता सिद्धांत था वो दैवी अधिकार या राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन था। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजेल्स की है? ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जर्मन आइडियोलॉजी और हिस्टोरिकल इनएवेबिलिटी। तो सही उत्तर है दोस्तों हॉब्स और मार्क्स और एंजेल्स दोनों की कृति जो है वो है जर्मन आइडियोलॉजी। देखिए जर्मन आइडियोलॉजी जो है मार्क्स और एंगेल्स की कृति है। दोस्तों मार्क्सवाद की बात जब हम करते हैं तो उसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स दोनों आते हैं और इन दोनों के अभाव में मार्क्सवाद की कल्पना नहीं की जा सकती है। और कहा जाता है कि मार्क्स के अभाव में एंजेल्स और एंगेल्स के अभाव में मार्क्स अपूर्ण है। दोस्तों इन दोनों में मिलकर कई ग्रंथों की रचना की जिसमें सिविल वार इन यूनाइटेड स्टेट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जर्मन आइडियोलॉजी,
द होली फैमिली और द रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। ये इतनी कृतियाँ मार्क्स और एंगेल्स की हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। सिविल वार इन यूनाइटेड स्टेट, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जर्मन आइडियोलॉजी, द होली फैमिली और रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी थी? तो सही उत्तर है पेप्सू। दोस्तों, पेप्सू स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी थी। अगला प्रश्न है कि किस राजनैतिक दार्शनिक ने कहा है मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जो स्वयं को दूसरों का मालिक समझते हैं वे उनसे ज़्यादा दास हैं। ऑप्शन देखिए, प्लेटो, जीन बोर्डिन, जीन जैक्स रूसो या जॉन लॉक। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन जे रूसो का है। रूसो एक समझौतावादी विचारक है या संविदावादी विचारक है। इसकी गणना पश्चिम के युग प्रवर्तक विचारकों में होती है, लेकिन इसके विचारों में बहुत अंतर्विरोध पाया जाता है, विरोधाभास पाया जाता है, जिसके कारण इसके दर्शन का स्वरूप विवादास्पद रहा है। जैसे वो कहता है कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में है, तो जब स्वतंत्र ही पैदा हुआ है तो वो जंजीरों में कैसे हो सकता है? ये भी उसके दर्शन का एक विरोधाभासी है। लेकिन ये कथन आप याद रखिएगा, जे रूसो यानी रूसो का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मताधिकार का यह सिद्धांत अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है, कौन सा? ऑप्शन है देखिए, संपत्ति आधारित, आयु आधारित, शिक्षा आधारित या फिर लिंग आधारित। तो सही उत्तर है दोस्तों, मताधिकार का आयु आधारित सिद्धांत जो है अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है, क्योंकि अधिकांश देशों में जो मताधिकार है वो एक निश्चित आयु सीमा के उपरांत मत देने के अधिकार दिया गया है। तो याद रखिएगा, विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा आयु आधारित मतदान के सिद्धांत को अपनाया गया है। जैसे जापान में मत देने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जर्मनी में 20 वर्ष, नॉर्वे में 23 वर्ष, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत में 18 वर्ष ये जो है यहाँ पे मत देने की न्यूनतम आयु है। तो मताधिकार का आयु सिद्धांत या आयु आधारित सिद्धांत अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित हैं? F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नाजिक या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है दोस्तों, उपरोक्त सभी। देखिए, F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नाजिक ये नव उदारवादी विचारक हैं। इनकी मान्यता है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवादी परंपरा के कुछ विचारकों में ने ये अनुभव किया कि कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत है ये विस्तृत कायदे कानून और अनुचित कर प्रणाली लागू करके व्यक्ति की स्वतंत्रता में भारी कटौती करता है। इसलिए उन्होंने उदारवादी चिंतन में हस्तक्षेप मूलक दृष्टिकोण को वापस लाने की बात कही है और रोलिंग बैक टू द स्टेट यानी राज्य के विस्तृत कार्य क्षेत्र को सीमित करने की वकालत नव उदारवाद करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है वेल्थ ऑफ नेशंस। ये किसकी रचना है? तो सही उत्तर है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस जो है ये एडम स्मिथ की रचना है। ये 1776 में प्रकाशित हुई। एडम स्मिथ एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने व्यक्तिवाद का प्रतिपादन करते हुए अहस्तक्षेप का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ये क्लासिकल अर्थशास्त्र का मूल ग्रंथ है और दोस्तों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का सिद्धांत और इकोनॉमिक मैन यानी आर्थिक मानव की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है? तो थियरी ऑफ डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म ये किसका सिद्धांत है दोस्तों? ऑप्शन है वैज्ञानिक समाजवाद, उदारवाद, फासीवाद या व्यक्तिवाद। तो सही उत्तर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है मार्क्सवाद के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और द्वंद्वात्मक पद्धति इसका प्रतिपादन हेगल ने किया था। हेगल ने दोस्तों चेतना को जो है सृष्टि का सार तत्व माना था और भौतिकवाद का प्रतिपादन फ्यूरबाख ने किया था जो एक जर्मन विचारक था। मार्क्स जो है अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत में हीगल और फ्यूरबाख से प्रभावित है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से मार्क्स जो है राज्य की भौतिकवादी व्याख्या करता है और वो कहता है
कि जो है समाज का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, लेकिन इसमें भौतिक परिस्थितियां यानी उत्पादन के संबंध और उत्पादन के साधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सही उत्तर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सी फासीवाद की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास सही है, ये विशेषता है। आपको नहीं बताना है कि कौन सी विशेषता फासीवाद की नहीं है। एक व्यक्ति की तानाशाही ये है इसकी विशेषता। फासीवाद में अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध किया जाता है, ये भी सही है। लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास, ये भी सही है। और व्यक्तिवाद में विश्वास, ये सही नहीं है। फासीवाद की एक विशेषता व्यक्तिवाद में विश्वास ये नहीं है दोस्तों। देखिए, फासीवाद जो है ये विशेष फासीवाद इटली में मुसोलिनी के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था। ये एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो लोकतंत्र का, उदारवाद का, साम्यवाद और व्यक्तिवाद इन सभी विचारधाराओं का विरोध करती है। और इसमें निरंकुशवाद, तानाशाही, उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, सर्वाधिकारवाद और पूंजीवाद का समर्थन किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति की तानाशाही यानी एक राष्ट्र और एक नेता में विश्वास किया जाता है। राष्ट्रवाद या उग्र राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध किया जाता है। लेकिन व्यक्तिवाद में इसमें व्यक्तिवाद का विरोध है, विश्वास नहीं। तो फासीवाद की एक विशेषता नहीं है व्यक्तिवाद में विश्वास, ये फासीवाद की विशेषता नहीं है आपकी। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन देखिए, संचित मत प्रणाली, वयस्क मताधिकार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व या सूची प्रणाली। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की सर्वाधिक जो है उपयुक्त प्रणाली है। तो इसमें जो सूची प्रणाली है, देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एकल संक्रमणीय पद्धति और सूची पद्धति अपनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व न देकर सूची प्रणाली दिया गया है, तो ये सूची प्रणाली आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के सुनिश्चित करने की एक विधि है, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का ही एक भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित की थी? ऑप्शन है ग्रीन, जे.एस. मिल, थॉमस पेन या डी. टाकविले। तो दोस्तों, जे.एस. मिल ने बहुमत की निरंकुशता को प्रजातंत्र के लिए खतरनाक माना है। तो लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा जे.एस. मिल की देन है। दोस्तों, मिल का मानना है कि बहुसंख्यक निर्वाचन में विजयी होकर वो मदांध हो जाते हैं और एक निरंकुश की तरह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं। और इसके कारण होता ये है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो है उसको ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन मिल जो हैं वो सभी लोगों के जो है व्यक्तित्व, विकास, स्वतंत्रता और समान स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। अगला प्रश्न है, अधिनायक तंत्र या डिक्टेटरशिप में जो है इनमें से किसका विलोम है? ऑप्शन है लोकतंत्र, आदर्शवाद, साम्यवाद और व्यवहारवाद। तो अधिनायक तंत्र दोस्तों ये लोकतंत्र का विलोम है। लोकतंत्र का विलोम अधिनायक तंत्र है। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, इसमें संपूर्ण जनता के पास जो है अंतिम सत्ता होती है। लेकिन अधिनायक तंत्र व्यवस्था के तहत शासन सत्ता एक व्यक्ति में होती है और उसकी इच्छा ही कानून होता है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता एक मंत्रिमंडल में होती है और जिसकी वास्तविक जो लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता जनता में निहित होती है। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र का एक परिभाषा है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। ये परिभाषा किस विचारक की है? तो सही उत्तर है दोस्तों अब्राहम लिंकन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दोस्तों 1863 में अपने भाषण में कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा किया जाने वाला शासन है। एक अन्य जगह पर लिंकन ने लोकतंत्र को दूसरे मनुष्यों में परिभाषा दी है कि दूसरे शब्दों में ये कहा है कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को लिए सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल व्यवस्था कौन सी है? तो सही उत्तर है दोस्तों द्विदलीय व्यवस्था। जो दोस्तों
डुअल पार्टी सिस्टम या द्विदलीय व्यवस्था है, ये संसदीय व्यवस्था में सर्वाधिक उपयुक्त होती है क्योंकि सत्ता दो प्रमुख दलों के बीच घूमती रहती है और शासन में अस्थायित्व बना रहता है। इसमें कुछ और दल भी हो सकते हैं, लेकिन सत्ता के संघर्ष में उनका कोई महत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक सिद्धांतों से है, कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है जॉन ऑस्टिन। दोस्तों, जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। प्राकृतिक कानून, दैवी कानून, परंपराओं और प्रथाओं को सही अर्थों में कानून नहीं कह सकते क्योंकि वो किसी संप्रभु के आदेश की अभिव्यक्ति नहीं है। तो याद रखिए, कानून संप्रभु के आदेश या आज्ञा है, ये जॉन ऑस्टिन का कथन है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 86वें संशोधन के बाद कितने मौलिक कर्तव्य हैं अब हमारे पास? ऑप्शन है 9, 10, 11 या 12। तो सही उत्तर है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन जो सन 2002 में हुआ था, इसके बाद मौलिक अधिकारों की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य, इसमें माता पिता या अभिभावक को उनसे ये अपेक्षा की गई है या उनके कर्तव्यों को शामिल किया गया है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय भेजेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके ऑस्टिन, बार्कर, लास्की या मैकाइवर। तो सही उत्तर है ऑस्टिन। दोस्तों, ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड के एक विधिशास्त्री थे। इन्होंने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस या विधिशास्त्र पर व्याख्यान में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो सही उत्तर है ये पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जॉन ऑस्टिन की है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है रूसो, हाब्स, बोंदा या प्लेटो। तो सही उत्तर है दोस्तों बोंदा। संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग बोंदा ने या जीन बोंदा ने किया था दोस्तों। तो ये कहा जाए कि संप्रभुता या सॉवरेनिटी शब्द जो है, ये राजनीति शास्त्र की जो महत्वपूर्ण धारणा है उसका महत्वपूर्ण या सबसे पहले प्रयोग जीन बोंदा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल मिथ्या है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है अरस्तु, टी.एच. ग्रीन, प्लेटो और लास्की। तो सही उत्तर है ये कथन लास्की का है। दोस्तों, लास्की का और देखिए लास्की और जो बोसांके, ये दोनों के विचार काफ़ी हद तक मिलते हैं। लास्की के अनुसार जो कहता है लास्की और जी.डी.एच. कोल, देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथ्या है या कपोल कल्पना है। ये जो है एक मिथक है, मिथ्या नहीं मिथक। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथक है या कपोल कल्पना है, ये जी.डी.एच. कोल का विचार है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता वास्तविक नहीं है, ये लास्की का कथन है। लास्की कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है, या कहते हैं कि एक भूखे नंगे व्यक्ति के लिए वोट देने, सार्वजनिक पद प्राप्त करने आदि स्वतंत्रताओं या अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। और आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति की उस अवस्था से है जिसमें वह आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने में स्वतंत्र हो। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि स्वतंत्रता जो है समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? तो आप जानते हैं ये सीले का कथन है। सीले का मानना है कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंधों के अभाव का मतलब ये है कि राज्य व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का कोई बंधन नहीं ला देगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, ये किसका कथन है? ऑप्शन है डायसी, लॉर्ड एक्टन, बर्लिन या डार्किन। तो सही उत्तर है लॉर्ड एक्टन। दोस्तों, लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता और समानता को जो है एक दूसरे का विरोधी मानने वाले विचारकों में हैं। इसमें लॉर्ड एक्टन, डी टाकविले, फ्रीडमैन और पैरेटो हैं। इनका मानना है कि स्वतंत्रता और समानता कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। एक्टन का ये भी कहना है कि समानता की तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की भावना को निष्फल बना दिया है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया है वो कौन सा राज्य था? ऑप्शन है उदारवादी राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, समाजवादी राज्य या फिर कल्याणकारी राज्य।
तो सही उत्तर है लॉर्ड बेवरेज रिपोर्ट दोस्तों कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट से संबंधित है। और लॉर्ड विलियम बेवरेज ने 1943 में 5 बड़ी बुराइयों जैसे बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी और आश्रय अभाव इसके उन्मूलन में राज्य से सकारात्मक भूमिका की कामना की। और इटली की श्रम सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू किया, इसलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर होने का श्रेय मिला। तो सही उत्तर है लॉर्ड बेवरेज रिपोर्ट या लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? ऑप्शन है ग्रीन, बेंथम, लास्की या फिर गार्नर। तो सही उत्तर है टी.एच. ग्रीन। दोस्तों टी.एच. ग्रीन ने 3 बड़ी बुराइयों अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी के उन्मूलन पर बल दिया और उसने राज्य से ये अपेक्षा की कि राज्य जो है अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी को समाप्त करे। इस आधार पर उसने कल्याणकारी राज्य के विचार का सबसे पहले जो है एक तरह से पूर्वाभ्यास किया है, इसलिए कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत टी.एच. ग्रीन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस एक शब्द का प्रयोग हाब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों टॉमस हाब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। जॉन लॉक ने राज्य के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग किया है और बोदा ने राज्य के लिए द रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है राज्य स्वयं में एक साध्य है, यानी राज्य स्वयं में एक साध्य है, ये विचार किसने व्यक्त किया था? समाजवादियों ने, मार्क्सवादियों ने, फेबियनवादियों ने या आदर्शवादियों ने? तो सही उत्तर है दोस्तों आदर्शवादियों ने। आदर्शवाद में मान्यता है कि राज्य स्वयं में एक साध्य है और हीगल, कांट और ग्रीन ये आदर्शवादी राज्य की व्यक्ति के नैतिक जीवन का माध्यम मानते हैं और कहते हैं कि आदर्शवाद की दृष्टि में व्यक्ति ही नैतिक इकाई है और राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के उत्थान के लिए है। तो राज्य जो है स्वयं में एक साध्य है, साधन नहीं, ये आदर्शवादियों का विचार है। अगला प्रश्न है राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। देखिए राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके एम.पी. फॉलेट, हीगल, प्लेटो या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये हीगल का कथन है। फ्रेडरिक जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। जर्मन आदर्शवादी विचारक हीगल ने राज्य को आध्यात्मिक स्वरूप देते हुए उसे आत्मा की अभिव्यक्ति माना है और वे कहते हैं कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा ने अपने लिए बनाया है। इसके अलावा हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण भी माना है। दोस्तों एक और कथन है इसी से संबंधित, राज्य और आत्मा से संबंधित। देखिए मिस एम.पी. फॉलेट ने इन्होंने अपनी पुस्तक न्यू स्टेट में कहा है कि मेरी आत्मा का निवास राज्य में है। तो देखिए एम.पी. फॉलेट ने अपनी पुस्तक न्यू स्टेट में कहा है कि मेरी आत्मा का निवास राज्य में है, ये याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, ये किस भाषा का शब्द है? तो उत्तर है सिविक और सिविटास, जिससे कि सिविक्स शब्द यानी नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए जॉन लॉक की कृति है ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। ग्राहम वालास की पुस्तक है ग्रेट सोसाइटीज। एलेक्स डी टाकवेले ये डेमोक्रेसी इन अमेरिका और एम.पी. फॉलेट की पुस्तक है द न्यू स्टेट। तो याद कर लीजिए जॉन लॉक ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ग्राहम वालेस की ग्रेट सोसाइटीज, डी टाकविले की पुस्तक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका और एम.पी. फॉलेट की पुस्तक है द न्यू स्टेट। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन सीले का है, जो कहते हैं कि राजनीति इतिहास के बिना निष्फल है और राजनीति विज्ञान इतिहास के बिना निर्मूल है। अगला प्रश्न है किसने राजनीति विज्ञान को
जो है दोस्तों किसने आपको बताना है कि किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान या पावर साइंस ऑफ पावर। देखिए राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने माना है। ऑप्शन है बेंटले, लीकॉक, कैटलिन या लास्की। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी कैटलिन। दोस्तों कैटलिन जो हैं ये एडवर्ड गार्डन कैटलिन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस उनकी प्रसिद्ध कृति है और अपने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में उन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति का या राजनीति शास्त्र का संबंध लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है और दूसरों का मूल्यों से। तो ये जो है ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये गिलक्राइस्ट का कथन है कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का कीमतों से संबंध है तो दूसरे का मूल्यों से। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। देखिए, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। ऑप्शन है स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण आवास, कानून और व्यवस्था का रख रखाव, पेयजल प्रदान करना। तो दोस्तों कानून और व्यवस्था का रख रखाव जो है ये स्थानीय स्वशासन का काम नहीं बल्कि जो कानून व्यवस्था है ये राज्य सूची का विषय है, जबकि स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण आवास और पेयजल ये स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के काम हैं। अगला प्रश्न है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था। तो सही उत्तर है दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तो याद कर लीजिए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले वी.आर. अम्बेडकर रहे हैं, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा समूह जो है गुटनिरपेक्ष या नॉन अलाइनमेंट आंदोलन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है दोस्तों, देखिए ऑप्शन को हटा देते हैं, देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेहरू, नासिर और टीटो। दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी और इसमें मुख्य रूप से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लोविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टीटो के प्रयास से हुआ था। तो नेहरू, नासिर और टीटो को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक के रूप में या प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यानी पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर आप जानते हैं ये कथन गार्नर का है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने राजनीति विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड और इसके अलावा दोस्तों अगर जो आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान से नागरिक शास्त्र और इतिहास या नागरिक शास्त्र और भूगोल का कॉम्बिनेशन रखते हैं तो उसके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।